नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जल जीव गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लैटानिस्टा गैंजेटिका। प्लैटानिस्टा गैंजेटिका। तो ये फिलहाल न्यूज़ में था क्योंकि पिछले महीने यूपी के प्रतापगढ़ जिले में कुछ लोगों ने गैंजेटिक डॉल्फिन को मार दिया और उसका किसी ने वीडियो वायरल किया। और ये हम वो वीडियो देखते हैं। वे इस तरीके का वीडियो था जिसे आप आगे इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और न्यूज़ थी कि पिछले वर्ष 2020 में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया, जिसका एम था कि नदी एवं मरीन डॉल्फिन दोनों का कंजर्वेशन किया जाए तथा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, MOEFCC। प्रोजेक्ट डॉल्फिन हम लॉन्च कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर के लाइन में, जिससे कि टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ाने में जिसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो ये एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन का एक मैप है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले ये 10 साल का ये प्रोजेक्ट होगा। तो इसका ये एम है कि जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाए, उसको मजबूत किया जाए। इसके अलावा रोजगार के अन्य स्रोत उत्पन्न किए जाए तथा तो कुछ कारण है कि आज से 100 साल पहले जो गैंजेटिक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन हुआ करती थी, उनकी संख्या लाखों में हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में इनकी संख्या सिर्फ 3000 से 3500 के बीच बची हुई है। तो इसके कुछ कारण है कि बहुत ज़्यादा शिकार किया जाने लगा गैंजेटिक डॉल्फिन का उसके मांस के लिए। इसके अलावा उनका जो हैबिटाट है, जो वो जहाँ वो रहते थे, उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने लगा क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए गए, वहाँ बड़े बड़े बैरेजेस बनाए गए पानी को रोकने के लिए। इसके अलावा इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग की गई क्योंकि जो किसान होते हैं, मतलब जो फिशरमैन होते हैं, वो जब कमर्शियल फिशिंग करने जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़े बड़े जालियाँ लेके जाते हैं। तो उसमें उन लोग ये बहुत बड़े एरिया में रिवर या फिर बिछाया जाता है, में इसको बिछाया जाता है। तो उस जाली के अंदर, नेट के अंदर बहुत सारे अनवांटेड मरीन एनिमल्स भी आ जाते हैं जिनको ना कंज्यूमशन किया जाता है, लेकिन फिर भी वो आके इसमें फंस जाते हैं। तो जैसे कि फिशरमैन्स जो अपने एडिबल मछलियाँ रहती है जो मार्केट में बिकती है, उन्हीं को पकड़ते, लेकिन गैंजेटिक डॉल्फिन ऐसी है जिसे एज अ फिश नहीं खाया जाता है, फिर भी वो फिशरमैन्स के गलतियों के कारण उसमें आके फंस जाती है। इसके अलावा ये जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाई जा सकती है। तो इसे 1801 में डिस्कवर किया गया था। भारत में गैंजेटिक डॉल्फिन मिलती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में मिलेगी, बांग्लादेश एवं नेपाल में, तथा ये मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में तथा उनकी ट्रिब्यूटरीज में पाई जाती है। इसके अलावा मेघना नदी, मेघना रिवर, जो कि बांग्लादेश में मौजूद है। फिर इसके अलावा किन राज्यों में ये पाई जाती है, तो आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। फिर बिहार में गंगा नदी
के ट्रिब्यूटरीज है, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। तो मध्य प्रदेश में पिछले साल खबर आई थी कि मध्य प्रदेश में चंबल रिवर फ्लो करती है, जो कि है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। तो चंबल रिवर में सिर्फ आज की डेट में सिर्फ 150 ही डॉल्फिन बची हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरे का इंडिकेटर है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है, हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन देखा, तो आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो इसे लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन को अप्रूव किया गया था दिसंबर 2019 में। एक मीटिंग बैठाई गई थी नेशनल गंगा काउंसिल के अंतर्गत, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड थे जिनके। तो इस मीटिंग में ये कहा गया कि एक स्पेशल कंजर्वेशन संरक्षण प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, ताकि गंजेटिक डॉल्फिन को बचाया जा सके, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय जल जीव है एवं एक इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज वो स्पीशीज होती है जो कि पर्यावरण में आ रहे किसी बदलाव को इंडिकेट करती है तथा उसके अलर्ट कर देती है। तो इसके एक उदाहरण हो सकता है जो मेंढक होते हैं, फ्रॉग। ये सिर्फ वही उन्हीं इलाकों में पाए जाएंगे जहाँ के इन्वायरमेंट में नमी होगी तथा वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा होगा, वहाँ पानी के स्रोत अच्छे होंगे। तो इसलिए देखा होगा आपने, जो अर्बन एरिया रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कंक्रीट के सरफेस होते हैं, तो उस एरिया में क्या होता है, वहाँ नमी कम रहती है। तो इसलिए वहाँ मेंढक आजकल अर्बन एरियाज में उनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है, तथा अर्बन एरियाज में ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होते जा रहा है, तो इसके कारण मेंढक भी इनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके अलावा एक और अन्य इंडिकेटर स्पीसीज है लाइकन, जो कि एक तरीके की ये काई की तरह होता है। जो काई हरी हरी रहती है उसी तरीके का लाइकन होता है। तो लाइकन को उगने के लिए बहुत ही साफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर थोड़ा भी प्रदूषण जहाँ रहेगा तो ये लाइकन्स वहाँ उग नहीं पाएंगे। LICHENS। फिर इसके अलावा एक और इंडिकेटर स्पीसीज हो सकती है बटरफ्लाई, जो तितलियाँ होती है। वो ये इंडिकेट करती है कि जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा है, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है, फूल, मतलब अलग अलग विविध प्रकार के फूल पौधे जहाँ उपलब्ध हो, तो तितलियाँ वही रहती है। इसके अलावा हनी बीस हो गए। और आपने देखा होगा जब कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे भूकंप आ गया, भूकंप या फिर अर्थक्वेक आने वाला हो, सुनामी या कहीं बाढ़ आने वाली हो, तो वहाँ के जो जानवर रहते हैं वो इन सब को पहले से महसूस कर लेते हैं। तो उनकी जो हरकतें रहती है उसमें कुछ डिफरेंस दिखने मिलता है हमें। तो इसको देख के लोग बाग अलर्ट होने लगते हैं। तो ये होते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। गंगा डॉल्फिन है, ये फूड चेन के टॉप में रहती है। टॉप में तो जो इन्वायरमेंट है उसमें एक फूड चेन होता है, मतलब कि एक साइकिल चलती है जिसमें ये रहता है कि एक जीव को दूसरा जीव खाएगा, फिर उसको तीसरा, जैसे हार्बीवोरस रहता है, जैसे पेड़ पौधे, उसको कोई शाकाहारी जीव खाता है, फिर उस शाकाहारी जीव को कोई मांसाहारी जीव, फिर उस मांसाहारी को उससे बड़ा, उससे पावरफुल। तो इस तरीके से एक साइकिल चल के कंप्लीट होती है। फिर आखिरी में उसको ये स्कैवेंजर्स खाते हैं, जैसे गरुड़, वल्चर्स हो गए, क्रोस। एक साइकिल चलती है। तो इस साइकिल में जो गंजेटिक डॉल्फिन है वो सबसे टॉप में है। तो जब इन्हीं की अगर तादाद कम होगी तो इससे जो नीचे के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। इस तरीके से पूरा एक जो फूड चेन है वो गड़बड़ा जाएगा उस रीजन का। इसलिए इसे प्रोटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है।
ताकि जो पूरे एक्वेटिक लाइफ है नदियों की उन सभी को बचाया जा सके। तो अब तक एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च किया गया था, जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम था नमामि गंगा के अंतर्गत। इसने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ कदम उठाए हैं इस दिशा में कि डॉल्फिन को हम बचा सके। फिर जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च हुआ है, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहले कुछ सफल प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जिसके रिजल्ट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर प्रोजेक्ट डॉल्फिन को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो डॉल्फिन के संरक्षण में बहुत ही मदद मिल सकती है। तो इसमें से एक उदाहरण है राइन एक्शन प्लान प्रोजेक्ट, जो कि 1987 में किया गया था। तो राइन रिवर एक बहुत ही बड़ी रिवर है यूरोप की। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जो भी दुनिया के इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ है या फिर माउंटेन रेंजेस या इम्पोर्टेंट लोकेशंस है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो इन्हीं में से एक है राइन रिवर, जो कि फ्लो शुरू होती है स्विट्ज़रलैंड से, फिर ये पास होते हुए जाती है जर्मनी से, और इसके अलावा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच यहाँ पर एक बॉर्डर बना रही है। फिर ये आगे चल के नीदरलैंड के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ जाके ये समंदर में मिल जाती है। तो राइन एक्शन प्लान के तहत ये सब देश सम्मिलित हुए थे। स्विट्जरलैंड था, फ्रांस, इसके अलावा ये लग्जमबर्ग भी शामिल था, फिर ये नेदरलैंड भी शामिल था। तो इन्होंने बहुत ही ये सफल परिश्रम रहा तथा राइन रिवर उस वक्त दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदी में से एक हुआ करती थी, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले यूरोप एक डेवलपिंग इकोनॉमी हुआ करता था, वहाँ बहुत ही तेजी से ग्रोथ हो रही थी। और जो जर्मनी है ये शुरू से ये एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल नेशन रहा है। आज भी जो जर्मनी के ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स है, वहाँ के साइकिल्स है, कार्स है, वो बहुत उसकी क्वालिटी को आज भी दुनिया में उच्चतम दर्जे की माना जाता है। तो इस कारण इंडस्ट्रियल नेशन होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ करता था, तथा राइन रिवर भी इस पॉल्यूशन का शिकार हुई और ये दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर में से एक बन गई। लेकिन फिर जब गंगा एक्शन प्लान राइन एक्शन प्लान लागू किया गया 1987 में इसने, तो इसके तहत इसने बहुत ही अच्छे परिणाम दिखाए और आज की डेट में राइन रिवर दुनिया के सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है। वहाँ का पानी अगर आप इंटरनेट में उनकी तस्वीरें देखेंगे तो बहुत ही साफ पानी दिखेगा आपको। मतलब कि उसके सरफेस से, रिवर की सरफेस से आप उसके पूरे समुद्र नदी के जो तल है उसका, वहाँ के हर एक चीज़ को आप अपनी आंखों से देख सकेंगे, जैसा कि जो कि भारत के किसी नदियों में देख पाना बहुत ही मुश्किल है आज की डेट दिशा में। फिर इसके अलावा अब हम जाने जेटिक डॉल्फिन के बारे में। तो इसके क्या कैरेक्टर है। तो ये जो गैंजेटिक डॉल्फिन रहती है ये अंधी होती है, इनकी आँख जो रहती है उनसे इनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये अपना शिकार करती है अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से। तो अल्ट्रासोनिक साउंड एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो गैंजेटिक डॉल्फिन रहती है इनके पास कुछ सेंसर्स होते हैं जिससे ये अल्ट्रासोनिक वेव्स रेडिएट करती है। और मान लीजिए इनके सामने यहाँ कोई शिकारी है जो जिसका ये शिकार कर रही है, यहाँ कोई छोटी मछली है या कोई जल जीव है जिसे इसे शिकार करना है, तो
अल्ट्रासोनिक रे इसको टच करेगी और फिर ये इससे वापस रिफ्लेक्ट होकर इसके पास आएगी। तो इस तरीके से इसे सिग्नल मिलते रहेगा कि हाँ यहाँ पर शिकार है। फिर वो इस तरीके से वो आगे इसको बढ़ते रहेगी और कंटिन्यूस इससे सिग्नल आदान प्रदान होते रहेगा। फिर ये और आगे बढ़ेगी और इस तरीके से इसको खा लेगी। और इसके अलावा जो गंजेटिक डॉल्फिन को जब रिवर में कहीं भी मूव करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो उसकी आग से तो अंधी रहती है, लेकिन वो सिर्फ इसी टेक्निक का यूज़ करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड का। अगर कोई शिकार है जो कि गंजेटिक डॉल्फिन को मारने आ रहा है, जो उसको खतरा महसूस हो रहा है, जैसे कोई बड़े जहाज आ रहे हैं, कोई बड़ी नाव आ रही है, या फिर कोई ये नदी का कोई रिवर बैंक है, समुंदर का जो किनारा है, तट है, तो उसमें भी ये अपने सिग्नल को सेंड करेगी और वो रिसीव करेगी और इस तरीके से वो अपना मूवमेंट आगे पीछे अलर्ट होके चलते रहेगी। फिर इसको सूसू भी बोला जाता है। इसका ये कारण है कि गंजेटिक डॉल्फिन एक मरीन मैमल है। मैमल वो जीव होते हैं जो कि जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो जो मछलियाँ रहती है वो अपने गिल्स से सांस लेती है पानी के अंदर, लेकिन डॉल्फिन एक मैमल है। तो मैमल को क्या होता है कि उसको हमेशा बीच बीच में अपने सरफेस में आना पड़ता है अपने सांस लेने के लिए। वो जब वो सरफेस में आती है, जब वो सांस लेती है तो एक आवाज़ एमिट करती है, मतलब उससे उसके मुंह से आवाज़ निकलती रहती है सूसू सूसू करके, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया सूसू। फिर इसका ये कहाँ पाई जाती है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये मेनली पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना एवं कर्णाफुली सांगू रिवर सिस्टम में। इसके अलावा गंगा की ट्रिब्यूटरीज है वहाँ भी पाई जाती है। अब इसको क्या क्या खतरे तो है, पहला खतरा है कि जो डैम और बैरेजेस बनाए गए, इसके कारण ये माइग्रेशन इसका जो माइग्रेशन का रूट होता है एक जगह से दूसरे जगह, वो वहाँ नहीं जा पाती। फिर इसके कारण पूरा एक इकोलॉजिकल वाटर सिस्टम ही डैमेज वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसका जो गेस्टेशन पीरियड है, ब्रीडिंग पीरियड, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इसके जो भोजन रहता है, जो जो इसके छोटी मछली रहती है जिसे ये कंज्यूम करती है, वो भी खुद इन डैम्स और रिवर कंस्ट्रक्शंस या फिर नदियों के आसपास के कोई बड़े प्रोजेक्ट के कारण वो खुद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे इनका भोजन फिर रिवर पोल्यूशन होता है, जैसे उसका 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 यमुना नदी है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना नदी दिल्ली से होके फ्लो होती है। तो यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ इन नदियों के आसपास बसी हुई है। दिल्ली में बहुत से ऐसे कारखाने हैं जो कि अपने पॉल्यूटेड वाटर को यमुना नदी में बहला देते, फिर वो आगे जाके गंगा से जुड़ती है। और वैसे ही जो ये गंगा नदी है उसमें बहुत से ऐसे इसके आसपास शहर बचे हैं, जैसे कि कानपुर आज की डेट में एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है। तो इन उसके उद्योगों से पूरे गंदे केमिकल युक्त वाटर गंगा नदी में आते हैं। फिर उसके अलावा जो भी अन्य धार्मिक स्थल है वहाँ भी, वाराणसी, इलाहाबाद, इन सब से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। फिर इसके बाद जब इलीगल सैंड माइनिंग की खबर हमेशा सुर्खियों में बने रहती है नदियों के आसपास, तो इससे जो रिवर का जो कोर्स रहता है, जो उसका रास्ता रहता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होने लगती है। इसके बाद जो असम और जो गंगा का लोअर प्लेन है, गंगा यहाँ ऊपर से हिमालय से निकलती हुई यूपी, उत्तराखंड, बिहार से होते हुए यहाँ बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से होते हुए इधर ये
बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। तो ये जो लोअर कोर्स है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड माइनिंग और सिल्टिंग, सिल्टिंग का ये मतलब है कि जब जो गंगा नदी जब ये इतनी ऊंचाई से हिमालय गंगोत्री अलकनंदा के रास्ते से जब आती है, तो ये इसके साथ बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ों के बड़े बड़े मिट्टियाँ ये सब अपने साथ लेके जाती है। इसका एल्टीट्यूड घटते जाते हैं, नीचे जाते जाती है, तो वो रास्ते में पूरा अपने साथ लेके आती है और ये अपने पूरे कोर्स में इधर जाम कर देती है इस तरीके से। तो सॉरी, जो बिहार है, बिहार की शोक नदी बोला जाता है कोसी को। कोसी एक ऐसी नदी है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें क्या होता है कि कोसी नदी पहाड़ों से निकल के आती है, नेपाल से। नेपाल एक बहुत ही पहाड़ी इलाकों में, मतलब हाई अल्टीट्यूड में है। तो कोसी नदी क्या होती है, जो बड़ी ऊंचाई, मतलब ऊपर से नीचे आती है, तो पहाड़ों के बड़े बड़े मलबे, बड़े बड़े पत्थर वो अपने साथ लेके आती है। तो इसके कारण क्या होता है, इसका जो ट्रैक रहता है वो जाम हो जाता है। तो फिर क्या करेगी ये कोसी, अपना रूट चेंज कर लेगी और इस तरीके से ऐसे प्रवाहित होगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ आसपास पूरे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए बिहार में इस तरीके से बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्या है, इसलिए कोसी नदी को बोला जाता है बिहार की शोक नदी। इसी तरीके से बंगाल है, बंगाल की शोक नदी बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल। हम दामोदर को बोलते हैं, दामोदर नदी को। दामोदर नदी का भी कुछ हल इसी कोसी की तरह है कि बहुत ज़्यादा सिल्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थरों के कारण उसे बार बार अपना कोर्स चेंज करना होता है। तो बाढ़ से फिर वहाँ बहुत बड़ी त्रासदी होती है। तो आइए गंगा डॉल्फिन को एक बार और संक्षिप्त में देखा जाए, तो ये एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कि आज की डेट में एक रेयर है, मतलब इसकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। फिर ये भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। तो इसकी ऊंचाई रहती है, जो फीमेल है, मतलब फीमेल डॉल्फिन है वो मेल से ऊंची होती है, क्योंकि फीमेल की ऊंचाई रहती है 2.767 मीटर, जबकि मेल 2.1 मीटर। अब जो इसका गेस्टेशन पीरियड, जो बर्थ पीरियड रहते जब वो अपने काल्फ को जन्म देती है, दो में को बनने 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 में तो सोच सकते एक से 2 साल में आजकल में इतना ज़्यादा रिवर पॉल्यूशन हो रहा है जिसके कारण इनका पूरा हैबिटेट गड़बड़ा गया है। तो इसलिए इनके जो इनके जो बर्थ देने में भी कमी आ रही है। फिर हमने देखा कि एक ब्लाइंड रहती है, अंधी रहती है, और ये अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल डिस्टेंस को नापने के लिए, तथा उसके जो उनका जो शिकार है उसे स्कैन कर लेती है, उसकी क्या ऊंचाई है, कैसा है उसका डायमेंशन, ये सब हो इसके। अब फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। हमने देखा ये आसाम में पाई जाती है, यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, और फिर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है चंबल, सोन, कोसी, और इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी उसमें पाई जाती है। अब आज के डेट में इसकी संख्या सिर्फ 2000 से 3000 के बीच सीमित होकर रह गई है। और एक बहुत ही बुरी खबर यह है कि जो डॉल्फिन रहती है उसकी सब स्पीसीज रहती है, जैसे कि इंडस डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। तो उसी तरीके की एक डॉल्फिन है चाइना में, यांगते डॉल्फिन, जो कि चाइना के यांगते रिवर में फ्लो होती है, बसती थी। लेकिन ये आज की डेट में विलुप्त हो चुकी है, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। आज की डेट में इसका दुनिया में कोई नामो निशान नहीं बचा। तो यही हालत गंजेटिक डॉल्फिन, जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, उसकी हो सकती है।
अगर हम इसके तरफ ध्यान ना दें। और इसके अलावा अगर हम गंजेटिक डॉल्फिन का संरक्षण करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो पूरा गंगा नदी है उसकी उसको हम बचा सकेंगे। गंगा डॉल्फिन के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए जिस पे लाखों हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। तो आइए देखते हैं कि आज की डेट में इसकी तादाद है 2500 से 3500 के बीच। तो इसको बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के फर्स्ट शेड्यूल में डाला गया है। फिर जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसने इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा है। फिर जो साइट्स है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसने इसे मोस्ट इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है और अपेंडिक्स 1 में। उसी तरीके से कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पलायन करने वाले जीव जंतुओं के संरक्षण पे कार्य करती है, उसने इसे अपेंडिक्स 2 में रखा है। तो इससे ये लाभ होगा हमें कि जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय देश है, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क है जो चाइना है, चाइना से ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो होती है। तो ब्रह्मपुत्र में भी हमने देखा कि वहाँ पर गैंजेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है इस वक्त, ब्रह्मपुत्र रिवर में बड़े बड़े डैम बना रहे हैं जिसके कारण खतरा हो सकता है। लेकिन अगर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के द्वारा भारत और चाइना के बीच इस पे मध्यस्थता हो कि हमें डॉल्फिन के संरक्षण एवं नदी के संरक्षण में कार्य करना है, तो यह एक मदद मिलेगी इसके संरक्षण में। फिर क्या क्या कंजर्वेशन के कार्य किए गए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जब गंगा एक्शन प्लान बना था 1985 के बाद, तो उसके बाद हमने इसे फर्स्ट शेड्यूल में रखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, जो कि इसे प्रदान करता है सबसे उच्चतम हाईएस्ट डिग्री का प्रोटेक्शन शिकार के खिलाफ। तथा ये इससे हमें इसके हंटिंग, इसके पोचिंग से बचाने में मदद मिलेगी। तथा इसके कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण किया जाएगा। तो इसलिए विक्रमशिला गंजीज डॉल्फिन सेंचुरी का निर्माण किया गया था बिहार में, इसके तहत, प्रावधान के तहत। फिर इसके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्लान है। तो इसे राष्ट्रीय जल जीव का दर्जा दिया गया था सन 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की पहली मीटिंग में। तथा जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, नमामि गंगे के तहत एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। यह अपना 5वां, वो हर वर्ष 5 अक्टूबर को नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन के रूप में बनाता है। फिर अब आइए हम देखते हैं मरीन मैमल्स क्या होते हैं। मैमल्स जिसे हम अगले वीडियो में और डीप में देखेंगे, लेकिन अभी एक संक्षिप्त रूप इसका देख लेते हैं। तो मरीन मैमल्स एक बहुत ही विविध ग्रुप है जो कि समंदरों, महासागरों में पाए जाते हैं। तो यह लैंड ड्वेलिंग, जो जमीन में विहार करने वाले मैमल्स होते हैं, उन्हीं के प्रकार इनके भी लंग्स होते हैं, लंग्स
जैसे हमारे इंसानों के लंग्स होते हैं, कुत्ते बिल्लियों के लंग्स होते हैं, हाथियों के लंग्स होते हैं, तथा जितने भी मैमल्स होते हैं उन सबके लंग्स रहते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। तो हमने देखा था कि जो गैंजेटिक डॉल्फिनों से सूसू बोला जाता है क्योंकि वो आ, अपने बीच बीच में अपने पानी से आती है एयर सरफेस में सांस लेने के लिए। तो जो मछलियाँ रहती है वो अधिकतर गिल्स से सांस लेती है, उनके गिल्स रहते हैं उसके थ्रू वो अंदर ही पानी के सांस लेती है। लेकिन मैमल्स रहते हैं, मरीन मैमल्स, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते। इसके अलावा मरीन मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो जैसे हम इंसानों का जो रहता है वो वार्म ब्लड रहता है, तो कोल्ड ब्लड के उदाहरण हो सकते हैं सांप, मेंढक एवं मछलियों के कुछ प्रजातियां रहती है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहती है। और ये इंसानों की तरह ही मरीन मैमल्स के मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं जिसके थ्रू वो अपने काल्फ को दूध पिलाती है। तो मरीन मैमल्स जो जमीन के मैमल्स थे उन्हीं से ये सालों के मतलब हजारों लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद वो एक तरीके से अपने आप को इस तरीके से उन्होंने ढाल लिया कि वह पानी में रहने लगे और पानी में ही उनका फिर उन्होंने अपने भोजन की व्यवस्था कर ली और पानी में ही फिर वे ब्रीड करते थे और पानी को ही उन्होंने अपना घर बना लिया। तो वो मरीन मैमल्स पाए जाते हैं महाद्वीपों में, जो आइस बर्ग्स रहते हैं, मतलब कि बर्फ के बड़े बड़े आइलैंड्स रहते हैं पोलर एरियाज में, वहाँ पाए जाते हैं। फिर ये पाए जाते हैं सागरों में, लगून्स, लेक्स, रिवर्स, यहाँ भी पाए जाते हैं। तो ये एक इनके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि सीटेशियंस जिसमें आ सकते हैं वेल्स। जैसे कि जो ब्लू वेल है वो दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। लैंड, आप चाहे लैंड एनिमल देख लीजिए या फिर मरीन एनिमल, तो उसमें सबसे बड़ा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है ब्लू वेल, जो कि वेल का एक कैटेगरी है। फिर इसके अलावा हमने डॉल्फिन देखा अभी, और इसके अलावा पोर्पोइसेस। फिर एक होते हैं सिरेनियंस जिसमें आता है मन्नाटिस और डुजोंग। तो डुजोंग और मन्नाटिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मरीन मैमल्स हैं इंडिया में, जिसे हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डुजोन को हम क्या बोलते हैं, सी काऊ बोलते हैं, सी काऊ। और ये कहाँ पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार में, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो राम सेतु ब्रिज है उसके आसपास गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है, तो ये वहाँ पाया जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, इसे हम आगे देखेंगे। फिर इसके अलावा एक होते हैं पिनिपिड्स, जो कि रहते हैं ट्रू सील्स बोला जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, पोलर एरिया में, पोलर रीजन्स में। फिर आते हैं सील्स और आते हैं वॉलरस। फिर इसके अलावा तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आर्कटिक में। मतलब ये जो पृथ्वी है इसमें जो नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ रीजन, यहाँ पाया जाता है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक। और ये साउथ है, यहाँ पाया जाता है अंटार्कटिक। तो जो ये नॉर्थ है यहाँ हमको देखने को मिलते हैं सील्स, वॉलरस। और जो साउथ है यहाँ हमको देखने मिलता है ये पेंगुइन, जिस बारे में हम आगे देखेंगे। फिर इसके अलावा ऑटर्स रहते हैं, सी ऑटर्स। इसका आप इंटरनेट में सर्च करिए कैसे दिखते हैं ये। इसके अलावा जो पोलर बियर्स, ध्रुवीय भालू जिसे बोला जाता है, सफ़ेद सफ़ेद बाल होते हैं इनके, घने बाल, देखा होगा आपने। फिर ये है मैमल्स के कुछ चित्र, जिसमें है ये एक वाइट वेल, फिर किलर वेल,
फिर हमने देखा डॉल्फिन, फिर ये सील देखा हमने, नॉर्थ एलिफेंट सील, फिर ये वॉलरस भी देखा होगा आपने, इसके अलावा सी लॉयंस और ये कॉमन सील। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।